बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तों पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया, अपीलें बहाल करने पर कोई एतराज़ नहीं। तहरीरी हुक्मनामे में यह दर्ज है कि नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं, अपीलों पर दलाइल देने हैं या रेफरेंस वापस लेना है। नैब प्रोसिक्यूटर आइंदा समाअत पर अदालत को आगाह करेंगे। हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तों पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है। मोहम्मद इमरान हमें अपडेट करेंगे। जी इमरान। रोज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है। एक सफ़े पर मुश्तमिल ये तहरीरी हुक्मनामा है जिसमें यह कहा गया है कि अपीलों की बहाली के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत के दौरान ही नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत की जानिब से जारी शुदा नोटिस वसूल किया और उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि उन्हें अपीलें बहाल करने पर कोई एतराज़ नहीं। और नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से अदालत को ये भी बताया गया कि इदारे को साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की गिरफ्तारी भी दरकार नहीं है। तो इस पर अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि आइंदा समाअत पर नैब प्रोसिक्यूटर अदालत को ये आगाह करेंगे बाकायदा डायरेक्शंस लेकर कि वो अपीलों को कंटेस्ट करना चाहते हैं या फिर रेफरेंस विथड्रॉ करना चाहते हैं। तो अब इस केस को रीलिस्ट कर दिया गया है। कल दोबारा इस केस पर समाअत होगी और नैब की जानिब से एक वाज़ेह मौक़िफ़ और जवाब अदालत के सामने रखा जाएगा। जी ठीक है, मोहम्मद इमरान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अलकादिर ट्रस्ट केस चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत खारिज करने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। नैब ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर एतराज़ भी कर रखा है। दरख्वास्त मुकर्ररा वक्त के दौरान दायर नहीं की गई है। नैब प्रोसिक्यूटर का एतराज़, अदालत ने नैब के एतराज़ पर चेयरमैन पीटीआई के वकील से दलाइल तलब कर रखे हैं। आपको बता रहे हैं कि अलकादिर ट्रस्ट केस चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत खारिज करने के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच इस पर समाअत करेगा। फवाद चौधरी के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन को उकसाने के केस की समाअत। फवाद चौधरी अपने वकील फैसल चौधरी के हमरा अदालत पेश हुए। क्या हाल है चौधरी साहब? जज ताहिर अब्बास सिब्रा का फवाद चौधरी से इस्तफसार। बस नज़ला जुकाम खांसी है। फवाद चौधरी का जवाब, अपना ख्याल रखा करें चौधरी साहब, आप बड़े लोगों को अजीज हैं। जज ताहिर अब्बास सिब्रा का फवाद चौधरी से मुकालमा, बस सर कोशिश है अपना ख्याल रखने की। फवाद चौधरी की जानिब से जवाब दिया गया। मजीद कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया, केस खत्म हो गया है। 13 नवंबर को इलेक्शन कमीशन में समाअत मुकर्रर है। अदालत ने फवाद चौधरी के खिलाफ केस की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा अवैस अब्बासी से। जी अवैस। जी बिल्कुल, सरकारी मुलाजमीन को उकसाने के केस में फवाद चौधरी जो आज ताहिर अब्बास सिब्रा की अदालत में पेश हुए। अदालत में बड़ा दिलचस्प मुकाबला हुआ जज साहब और फवाद चौधरी के दरमियान। फवाद चौधरी से जज साहब ने उनका हाल अहवाल पूछा तो फवाद चौधरी ने रुदात सुनाई कि आज उनकी तबीयत खराब है, आजकल नज़ला जुकाम है, जिस पर जज साहब का कहना था कि उनको जो है वो ख्याल रखना चाहिए, वो बहुत अजीज है। इसके साथ साथ जो है आज केस में फर्दर जो प्रोसीडिंग हुई है उसमें ये कहा गया है कि जज साहब की जानिब से कि ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट से खत्म हो गया है। तो इस हवाले से जो फवाद चौधरी की जानिब से इस्तदा की गई केस की अगली जो समाअत है वो 14 नवंबर तक मुलतवी की जाए, जिस पर केस की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी करके अगली डेट दे दी गई है। जी वैसे बासी, बहुत शुक्रिया आपका। जिना हाउस और दीगर 7 मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई की जमानतें खारिज करने के फैसले के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत ना हो सकी। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने आज रेगुलर केसेस की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी। कॉज लिस्ट मनसूख होने से चेयरमैन पीटीआई समेत दीगर केसेस की समाअत आज नहीं होगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई की जमानतों को खारिज किया था। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक। जी बिल्कुल, 9 मई से मुतल्लिक 7 मुकदमात में अबूरी जमानतें लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने अदम पैरवी की बुनियाद पर चेयरमैन पीटीआई की खारिज कर दी थी और इस फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। तकरीबन 3 मरतबा इन दरख्वास्तों पर जब समाअत हुई मुख्तलिफ तारीखों पर, तो उस वक्त चेयरमैन पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत ने ये हुक्म दिया था कि
آج ہر صورت چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل عدالت میں پیش ہوں، لیکن آج لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس مثالیہ نیلم اور جسٹس اسد جاوید گھرال پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے ریگولر کیسز کی کازز منسوخ کر دی ہے، جس کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی کی عبوری ضمانتیں خارج کرنے کے فیصلے کے خلاف درخواستوں پر مزید جو کارروائی ہے وہ غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی گئی ہے، اور اس سے متعلق رجسٹرار آفس ان درخواستوں کو دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کرے گا۔ جی اشفاق، بہت شکریہ، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اور پی آئی اے کا مالی بحران، ایندھن کی فراہمی معمول پر نہ آ سکی۔ 1 ہفتے کے دوران پی آئی اے کی 284 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ قومی ایئر لائن کی آج مزید 49 پروازیں منسوخ کی گئی ہیں۔ کراچی سے لاہور اور فیصل آباد کی 4 پروازیں کینسل کی گئی ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے کراچی سے نوید کمال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نوید، بتائے گا کب فراہمی معمول پر آئے گی؟ جی بالکل، پی آئی اے کی جانب سے پی ایس او کو جو ادائیگی ہے وہ معمول پہ نہیں آ سکی۔ 7 کروڑ روپے کی کل ادائیگی کی گئی تھی۔ جو پی آئی اے کی ضرورت ہے تقریباً 10 کروڑ 80 لاکھ روپے سے زائد ہے۔ 7 کروڑ کی ادائیگی کی گئی تھی، اسی 7 کروڑ روپے کا فیول ملے گا۔ جو دیگر پروازیں وہ اڑان نہیں بھر سکیں گی۔ اگر 1 ہفتے کی بات کی جائے تو تقریباً یہ 284 سے کچھ زائد پروازیں بنتی ہیں جو منسوخ کی گئی ہیں۔ آج 49 پروازیں منسوخ کی گئیں، کل جو ہے 51 تھی ان کی تعداد، اسی طرح پرسوں جو ہے 27 ان کی تعداد تھی۔ اتوار کے دن 71 پروازیں جو ہے منسوخ کی گئی۔ اسی طرح ہفتے کے روز 17 پروازیں جو ہے منسوخ کی گئیں۔ جمعے کے روز 18 پروازیں منسوخ کی گئیں۔ اسی طرح جمعرات کے روز جو پروازیں منسوخ ہوئیں ان کی تعداد 35 تھی، اور بدھ کے روز جو ہے 16 پروازیں منسوخ کی گئیں۔ مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ریفنڈ کے لیے جو ہے پی آئی اے سے رابطہ کر رہے ہیں، جس سے اضافی بوجھ پڑ رہا ہے۔ اگر پرواز روانہ بھی ہوتی ہے تو اس میں جو سیٹس خالی جائیں گی وہ بھی جو ہے پی آئی اے کا نقصان ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے کروڑوں روپے کا نقصان قومی ایئر لائن کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ صرف فیول کی عدم فراہمی ہے۔ فیول کی مد میں اگر بات کی جائے تو پی آئی اے نے 1 ارب 60 کروڑ روپے جو ہے پی ایس او کو دینے، اور یہ 10 سے 12 دن کا فیول کی جو ہے رقم بنتی ہے۔ اس میں جو ہے پی آئی اے حکام کا یہ کہنا ہے کہ اعلیٰ حکام مداخلت کریں گے تو یہ مسئلہ حل ہوگا، ورنہ یہ بحران سنگین ہوتا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، نوید کمال کراچی سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور میں دل کا ایک اور بڑا اسپتال بنانے کی منظوری دے دی۔ جناح اسپتال کے ایمرجنسی اور ٹراما سینٹر پروجیکٹ کی جگہ جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بنایا جائے گا۔ اسی بارے تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ خصوصی لیاقت انصاری سے۔ جی لیاقت انصاری۔ جی بالکل، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں امراض قلب کے مریضوں کے رش کے باعث نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی نے لاہور میں دل کے ایک اور بڑا اسپتال بنانے کی منظوری دی، اور اس کے لیے جناح اسپتال کی ایمرجنسی و ٹراما سینٹر پروجیکٹ کی جگہ جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بنایا جائے گا۔ ایمرجنسی و ٹراما سینٹر کو جناح اسپتال میں شفٹ کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے آج اس پروجیکٹ کی جو ہے سائٹ کا بھی دورہ کیا ہے اور زیر تعمیر منصوبے کی سائٹ کا تفصیلی طور پر معائنہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ عمارت کی بنیادوں کو اگلے ماہ کی وسط تک مکمل کیا جائے۔ جی لیاقت انصاری، بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی بربریت جاری، بمباری سے مزید 704 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شہید فلسطینیوں کی تعداد 5800 تک جا پہنچی۔ 18000 سے زائد زخمی ہیں۔ شہید ہونے والوں میں 2300 بچے، 1300 خواتین شامل۔ غزہ کے اسپتالوں میں طبی سہولیات کا فقدان ہے۔ اقوام متحدہ کا فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ غزہ پر اسرائیلی بربریت کا سلسلہ جاری ہے۔ بمباری سے مزید 704 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شہید فلسطینیوں کی تعداد 5800 تک جا پہنچی، جبکہ 18000 سے زائد زخمی ہیں۔ شہید ہونے والوں میں 2300 بچے، 1300 خواتین بھی شامل ہیں۔ اسپتالوں اسکولوں کو نشانہ بنانا اور شہریوں کو قتل کرنا انسانیت نہیں، جنگ کے بھی قانون ہوتے ہیں۔ غزہ کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سیکریٹری جنرل کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب۔ انتونیو گوتریس کے بیان پر اسرائیل تلملا اٹھے، استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ غزہ کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس۔ سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے اسرائیل کو کھری کھری سنا دی۔ کہا اسپتالوں اسکولوں کو نشانہ بنانا اور شہریوں کو قتل کرنا انسانیت نہیں۔ غزہ میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے۔ حماس کے حملے خلا میں نہیں ہوئے، فلسطینیوں کو 56 سال سے حب زدہ قبضے کا شکار بنایا گیا۔ انتونیو گوتریس نے غزہ میں بین الاقوامی انسانی قوانین کے خلاف ورزی پر اظہار تشویش کرتے ہوئے مزید کہا کہ فلسطینیوں کے تحفظات حماس کے حملوں کا جواز نہیں
हो सकते। हमास के हमलों को फलस्तीनियों को इज्तिमाई सजा देने का जवाब नहीं बनाया जा सकता। सलामती काउंसिल के इजलास में मिस्री वजीर खारजा ने इसराइल को दिफा का हक देने की बात करने वाले ममालिक के रवैये को शर्मनाक करार दिया। सऊदी वजीर खारजा ने फलस्तीनी शहरियों के कत्लेआम की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। उर्दन ने इसराइली कब्जे के खात्मे के लिए लाहे अमल बनाने का मुतालबा किया और कहा कि इसराइल की मदद के ख्वाहिशमंद ममालिक को चाहिए कि जंग के खात्मे की हिमायत करें। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। फलस्तीनियों की नाकाबंदी से खुराक और इमदाद रोकना आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। सिक्योरिटी काउंसिल इसराइल को आलमी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का जिम्मेदार ठहराए। फलस्तीनी अपने दिफा का हक रखते हैं, उनकी जदोजहद को दहशतगर्दी से न जोड़ा जाए। फलस्तीन के वजीर खारजा रियाज अल मालकी ने कहा कि इसराइल के हाथों मारे जाने वाले अफराद सिविलियन हैं। इसराइल ने खवातीन और बच्चों को भी नहीं बख्शा। गजा की तबाही का जिम्मेदार इसराइल है। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि तनाज़ा फैलने से रोकने के लिए पुरज़्म है। अगर तनाज़ा बढ़ गया तो सूरत हाल तबाहकुन हो जाएगी। हमास फलस्तीनी अवाम को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना बंद करे। हम ईरान से कोई तनाज़ा नहीं चाहते। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस के फलस्तीनियों के हक में बयान पर इसराइल तिलमिला उठा। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली मंदूब ने अंतोनियो गुतेरेस से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। सऊदी अरब ने इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जंग बंदी के लिए किरदार अदा करने की पेशकश कर दी, जबकि सऊदी वली-ए-अहद और अमरीकी सदर ने तनाज़े का फैलाव रोकने पर इत्तफाक किया है। हमास की कैद से रिहा होने वाली इसराइली खवातीन ने फलस्तीनियों के बर्ताव की तारीफ कर दी। रिपोर्ट देखिए। इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जंग से पूरा खित्ता मुतासिर होने लगा। सिफारती महाज पर मुख्तलिफ ममालिक सरगर्म। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इसराइल हमास तनाज़े का फौरी हल चाहते हैं। हमारा मुतालबा दोनों फरीकों से जंग बंदी का है। जंग बंदी के लिए किरदार अदा करने पर तैयार हैं। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सदर जो बाइडन का फोन पर राब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने इसराइल और गजा समेत खित्ते के इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशें बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। मोहम्मद बिन सलमान ने खित्ते में तनाज़े का फैलाव रोकने की तजवीज़ दी, जिससे अमरीकी सदर ने इत्तफाक किया। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात की और हमास को दहशतगर्द जमात करार दे दिया। फ्रांसीसी सदर ने हमास के खात्मे तक जंग जारी रखने की भी हिमायत कर दी। नेतन्याहू ने कहा कि हमास यूरोप के लिए भी बड़ा खतरा है। फ्रांसीसी सदर ने मकबूजा मगरिबी किनारे में फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से भी मुलाकात की। मैक्रोन ने कहा कि इसराइल को हमास के हमलों पर सख्त सदमा पहुंचा है। उर्दन की मलका रानिया ने कहा कि मगरिब फलस्तीन के खिलाफ जबर में शरीक जुर्म है। मशरिक़ वुस्ता के लोग गजा पर मगरिबी रद्द-ए-अमल से हैरान और दोहरे मयार से मायूस हैं। दूसरी तरफ हमास ने 2 ज़ईफ इसराइली यरगमाली खवातीन को रिहा कर दिया। रिहा होने वाली 85 साला खातून ने हमास के बर्ताव की तारीफ करते हुए कहा, कुरान पर यकीन रखने वालों ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। कैद के दौरान हमास के अरकान का रवैया दोस्ताना रहा। तमाम जरूरतों को पूरा किया। अद्वियात और तिब्बी इमदाद फराहम की। हर दूसरे दिन डॉक्टर चेक करने आते। खाना भी मेयारी दिया जाता था। वेलकम बैक। निगरान वजीर आला पंजाब ने 9 मई के तमाम केसेस का जेल ट्रायल करने की मंजूरी दे दी। IG पंजाब ने मुख्तलिफ अजला में 9 मई के दर्ज 35 केसेस की समरी वजीर आला पंजाब को भिजवाई थी। हसन रज़ा रिपोर्ट करेंगे। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने 9 मई के तमाम केसों को जेल ट्रायल करने की मंजूरी दे दी। IG पंजाब की भेजी गई समरी के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, अटक, सरगोदा और फैसलाबाद में 35 मुकदमे दर्ज किए गए। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालतें इन मुकदमों का जेल के अंदर ट्रायल करेंगी। लाहौर में 11 और रावलपिंडी में दर्ज 10 मुकदमात का जेल ट्रायल होगा। फैसलाबाद और सरगोदा में 2-2 जबकि अटक में दर्ज 1 मुकदमे का जेल ट्रायल किया जाएगा। जेल ट्रायल की मंजूरी इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के सेक्शन 21 के तहत दी गई। जराये के मुताबिक फैसला अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने और मुल्जिमान को रोजाना अदालतों में पेश करने में परेशानी से बचने के लिए किया गया। निगरान पंजाब हुकूमत ने 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस PTI रहनुमाओं और कारकुनान के जेल में ट्रायल का हुक्म दिया था। लाहौर हाई कोर्ट में खदीजा शाह के पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जारी। अदालत ने 27 अक्टूबर को CCPO लाहौर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। CCPO लाहौर का जवाब अदालत को मुतमईन नहीं कर सका। तहरीरी हुक्मनामे में बताया गया CCPO लाहौर खुद अदालत पेश होकर वजाहत दें। इसी पर बात करने के लिए लाहौर से मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। इशफाक, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकी नकवी ने खदीजा शाह की पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई से मुतल्लिक दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने 27 अक्टूबर को CCPO लाहौर को ज़ाती हैसियत में पेश होने के अहकाम जारी कर दिए। जस्टिस अली बाकी नकवी ने तहरीरी हुक्म में लिखा कि CCPO लाहौर ने सरकारी वकील के जरिए जवाब जमा करवाया। CCPO का जवाब अदालत को मुतमईन नहीं कर सका। अदालती हुक्म में कहा गया कि CCPO लाहौर आइंदा समात पर
खुद पेश होकर वजाहत करें। हतीजा शाह ने तीसरे मुकदमे में नामजद करने के मामले पर पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। जी ठीक है, इशफाक हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। लाहौर हाई कोर्ट में वापडा मुलाजमीन को बिजली के मुफ्त यूनिट्स देने के खिलाफ भी दरख्वास्त पर समात है, इस हवाले से भी बताइएगा इशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में वापडा के मुलाजमीन को मुफ्त यूनिट्स देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समात हुई है। अदालत ने फेडरल सेक्रेटरी वापडा को दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ सुनकर 1 माह में फैसला करने की हिदायत कर दी। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने शहरी मोहम्मद नसीम की दरख्वास्त पर समात की, जिसमें मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया कि आइन के आर्टिकल 25 के तहत तमाम पाकिस्तानी बराबरी के हुकूक रखते हैं। वापडा मुलाजमीन को बिजली के मुफ्त यूनिट्स देना आइन की खिलाफ वर्जी है। वापडा मुलाजमीन को मुफ्त यूनिट्स देने का बोझ और आम सार्फिन उठा रहे हैं, लिहाजा अदालत इस नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे। अदालत ने दरख्वास्त मुतल्लिका हुकाम को भिजवाते हुए 1 माह में दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ सुनकर फैसला करने की हिदायत कर दी। फैसला करने की हिदायत कर दी। लाहौर से मोहम्मद इशफाक अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सखर इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी 5 साल में कारकर्दगी 0, मसाइल के अंबार। कंपनी ने नए लाइसेंस की दरख्वास्त जमा करा दी। सेप्को में लॉसेस की शरह 35.62%। 5 साल में 150 अरब रुपए से जायद का नुकसान। कंपनी को सिर्फ 1 साल में 44 अरब रुपए का नुकसान हुआ। सेप्को में बिजली के 10,000 से ज्यादा नए कनेक्शन इल्तवा का शिकार हैं। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जीशान यूसुफजई से। जी जीशान, बताइएगा क्या मामला है ये? देखिए अस्मा, जो सेप्को है उनका एक लाइसेंस तो ख़त्म हुआ, दूसरे लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन जो मसाइल है वो ख़त्म ना हो सके और यहाँ पर जो सवालात है वो रेगुलेटर पर खड़े कर दिए जाते हैं और उनकी तरफ ये उंगली चली जाती है कि जो नेपरा है वो क्या कर रही है। उनका काम है कि रेगुलेट करे, लेकिन वो इसमें बिल्कुल बेबस नज़र आ रही है। सेप्को जो है वो मसाइल की माजगा बन चुकी है। अगर बात की जाए बिजली चोरी की, तो बिजली चोरी वहाँ अरूज पर है और जो बिजली चोरी के ख़िलाफ़ मुहिम जारी है उसमें भी सेप्को की कोई खातिर खा कारकर्दगी सामने नहीं है। जो गिरफ्तारियाँ हैं वो भी कम हुई है और जो सेप्को हुक्काम है या वहाँ के जो ज़राए वो ये बता रहे हैं कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमें कामयाबियाँ नहीं हो पा रही। इसके साथ साथ अगर सेप्को की कारकर्दगी की बात की जाए तो 10,000 नए कनेक्शन है जो पेंडिंग है नेपरा की रिपोर्ट के मुताबिक, और ये जो कनेक्शन है ये अभी तक नहीं लगे। इस कनेक्शन में डोमेस्टिक सारिफिन भी शामिल है, इसमें जो है वो कमर्शियल सारिफिन भी शामिल है और दीगर सारिफिन भी इसमें शामिल है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताता चलूँ तो जो लॉसेस की शरह है नेपरा की रिपोर्ट के मुताबिक वो 35.62% रही है, जिसकी वजह से तकरीबन 44 अरब रुपए का नुकसान 1 साल में हो रहा है। और अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो गुज़िश्ता सालों में ये लॉसेस और भी ज़्यादा थी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो ट्रांसफार्मर्स जो है वो ओवरलोडेड है, ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर में मज़ीद इजाफा हुआ, 1/4 हिस्सा जो है वो ट्रांसफार्मर्स का। शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। और सिंध के तालीमी बोर्ड्स के सरबराहान को ओहदों से हटा दिया गया। महकमा बोर्ड्स एंड रेवेन्यू सिटीज़ ने अदालती फैसले पर 5 चेयरमैन्स को हटा दिया। अदालत ने सर्च कमेटी के बगैर भर्ती होने वाले चेयरमैन्स की तकर्री को गैर कानूनी करार दिया था। इसी पर बात करने के लिए एहसन चांडियो हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, देखिए 4 रोज़ कबल एक अदालती फैसला जारी किया गया था जिसमें ये कहा गया कि जो सिंध के तालीमी बोर्ड में चेयरमैन तैनात हैं वो गैर कानूनी तौर पर तैनात हैं, उनको फौरी तौर पर हटाया जाए। जिस पर अब महकमा यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स के जो सेक्रेटरीज़ हैं उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करते हुए उन तमाम तालीमी बोर्ड्स के चेयरमैन को हटाने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं, जिसमें 5 सिंध के अहम तालीमी बोर्ड्स हैं, जिसमें कराची इंटरमीडिएट बोर्ड, हैदराबाद, सखर, लाड़काना और मीरपुर ख़ास बोर्ड के चेयरमैन शामिल हैं। जो कराची और हैदराबाद के बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनको बगैर सर्च कमेटी के इंटरव्यू के मुंतखब किया गया था, डायरेक्ट तैनात किया गया था, जबकि दीगर जो बोर्ड्स के चेयरमैन हैं उनको टेम्पररी तौर पे जो है वो मुस्तकिल की बुनियादों पे नहीं थे। तो दोनों ही सूरतों में सारे जो चेयरमैन हैं वो गैर कानूनी तौर पर तैनात थे। इस पर जो है दूसरी जानिब महकमा यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स के सेक्रेटरी ने का कहना है कि एक सर्च कमेटी होती है, उसके मेम्बरान होते हैं, 4 से 5 मेंबर होते हैं, वो तय करते हैं, वो इंटरव्यू लेते हैं कैंडिडेट का और उसके बाद वो आपस में डिस्कशन के बाद एक नतीजे पे पहुंचते हैं, उनको मुंतखब करने का ये प्रोसीजर होता है। लेकिन इन तमाम चेयरमैन को जो है वो डायरेक्ट भर्ती किया गया था, इसलिए फौरी तौर पे इनको हटाने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इनको हटाने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। एहसन चांडियो अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।